हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन AEC प्लस यूट्यूब चैनल ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एसएससी जेई मेंस के लिए जो हम लोगों ने सॉरी सीरीज स्टार्ट की है। और ये वाली जो सॉरी सीरीज है, इसके अंदर हम मैकेनिकल के जितने भी सब्जेक्ट है उनके सब्जेक्ट वाइज हम यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने वाले हैं। और आज का जो सेशन है इसमें हम स्टार्ट करेंगे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, RAC के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन हम यहाँ पर इस सेशन के अंदर देखने वाले हैं। और अगर आप लोगों को इसी तरह से सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है, कम समय में रिवाइज करना है, प्रैक्टिस भी करना है, तो इसके लिए हमारी जो एप्लीकेशन है AEC प्लस, इस एप्लीकेशन पर इसके लिए एक कंप्लीट बैच भी अवेलेबल है। और बैच जो है वो एसएससी जेई मेंस 2023 के लिए है, प्रैक्टिस प्लस रिवीजन बैच। इस बैच के अंदर आप लोगों को 200 प्लस आवर्स के लेक्चर मॉड्यूल्स मिलेंगे, जिसके अंदर जितने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट है उनको क्रिस्प मैनर में डिजिटल बोर्ड पर रिकॉर्ड किया गया है, जिससे आप बड़े से बड़े सब्जेक्ट को काफी कम समय में रिवाइज कर सकते हो। साथ में अगर आपको प्रैक्टिस भी करना है तो यहाँ पर लगभग 3000 प्लस अच्छे क्वेश्चन, गेट ईएस लेवल के क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस मॉड्यूल भी है। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज सेशंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इसी बैच के अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और साथ में PDF नोट्स भी अवेलेबल कराए जाएंगे। तो अगर आप इनरोल होना चाहते हो तो आप जरूर एप्लीकेशन डाउनलोड करें। ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 15 अक्टूबर से। तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सेशन में हम देखेंगे कि जो RAC से मेनली न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल COP और पर बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं, इफिशिएंसी COP में रिलेशन क्या होता है, ये सारे डिजायर इफेक्ट हमें निकालने को पूछा जाता है। तो इस सेशन के अंदर हम मेनली न्यूमेरिकल पार्ट पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो चलिए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो सेशन है RAC का लेक्चर फर्स्ट है। इस लेक्चर के अंदर हम RAC के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड होते हैं RAC के कॉन्सेप्ट, उन सभी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं सेशन का पहला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए कंडेंसर ऑफ ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम रिजेक्ट हीट एट ए रेट ऑफ 120 किलोवाट। तो देखिए रेफ्रिजरेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारे पास कंडेंसर है। ये कंडेंसर हमने बोल दिया कि ये कंडेंसर है, ये हीट रिजेक्ट जो कर रहा है, किस रेट से हीट रिजेक्ट कर रहा है, 120 किलोवाट से हीट को रिजेक्ट कर रहा है। ओके, इसके अलावा क्या बोला गया है, वाइल इट्स कंप्रेसर कंज्यूम अ पावर ऑफ 30 किलोवाट। तो देखिए ये कंडेंसर है और कंप्रेसर, सपोज ये हमारा कंप्रेसर है और इस कंप्रेसर में हमें वर्क इनपुट देना पड़ता है। तो कितना पावर हम यहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं, 30 किलोवाट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वर्क इनपुट दे रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करें, हमसे क्या पूछा है, द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम वुड बी। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर निकालना है। तो ये एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम है और रेफ्रिजरेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम का जो मेन पर्पस होता है वह लो टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। तो ये हीट रिजेक्ट कर रहा है 120 किलोवाट, तो कितना हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा होगा लो टेम्परेचर रिजर्वायर से। तो उसके लिए हम यहां पर पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करेंगे। तो यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि जितना इनपुट रहेगा उतना ही आउटपुट रहेगा। तो यहां पर ये हीट रिजेक्ट कर रहा है 120 किलोवाट और यहां पर वर्क इनपुट दे रहे हैं हम 30। तो डेफिनेटली ये जो हमारा लो टेम्परेचर रिजर्वायर, जिसका टेम्परेचर हमें मेंटेन करके रखना है, यहां से कितनी हीट को निकालना पड़ेगा। तो डेफिनेटली ये 120 माइनस 30, 90 किलोवाट हीट, इस रेट से हमें हीट को यहां से क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तब जाकर यहां का टेम्परेचर हमेशा एक लो लिमिट पर मेंटेन रहेगा। तो अगर हमें COP निकालना है तो COP का रिलेशन क्या होता है, COP होता है हमारा डिजायर इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो डिजायर इफेक्ट हमारा रेफ्रिजरेटर है, इसलिए डिजायर इफेक्ट हमारा क्या बनेगा, ये वाला डिजायर इफेक्ट बनेगा। तो यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा 90 और इसको करने के लिए हमें कितना वर्क इनपुट देना पड़ रहा है, 30 किलोवाट। तो 90 डिवाइडेड बाय 30, तो यहां से हमारे पास आंसर मिल जाएगा 3 विल बी द आंसर। तो रेफ्रिजरेटर है ये, इसलिए इसकी COP जो होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। और यही सिस्टम हमारा हीट पंप की तरह भी वर्क कर सकता है। तो हीट पंप की तरह अगर वर्क करता है तो यहां पर COP जो हो जाता है 4 हो जाता है, क्योंकि यहां पर फिर हमारा डिजायर इफेक्ट ये 120 बन जाता। तो इसका करेक्ट आंसर ध्यान रखें, रेफ्रिजरेटर है इसलिए 3 आंसर रहेगा। तो सही आंसर हमको पता चल गया। ये सॉल्यूशन भी यहां पर दिया गया है, अगर आपको जरूरत लगता है तो उसको भी आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। इन एयरक्राफ्ट एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम
इन एयरक्राफ्ट एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल इज यूज बिकॉज, देखिए एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल कौन सा होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं बेल कॉलमन साइकिल, बेल कॉलमन साइकिल, या फिर इसको हम रिवर्स ब्रेटन साइकिल भी बोलते हैं, रिवर्स ब्रेटन साइकिल, जो कि ब्रेटन साइकिल का जस्ट अपोजिट होता है। तो यहां पर एयर को हम यूज करते हैं, एयर यहां पर वर्किंग सब्सटेंस रहता है एयरक्राफ्ट में, जो रेफ्रिजरेंट होता है आप ध्यान रखें एयर होता है। तो एयर को यूज करने का क्या कारण होता है, तो एयर का यूज करने का मेन जो मकसद होता है कि एयर का वेट जो होता है क्या होता है, कम होता है। ऑल्दो एयर को यूज करेंगे तो सीओपी जो होगी क्या होगी, कम होगी, नो डाउट, बट यहां पर वेट कम होने की वजह से यहां पर इसको प्रिफर किया जाता है। तो अगर ऑप्शन को अगर हम देखें तो पहला ही ऑप्शन यहां पर सही लग रहा है हमें, लो यूनिट वेट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन को ऑब्टेन करने के लिए जो वेट होगा वो क्या रहेगा, लो रहेगा, इसलिए एयर को प्रिफर किया जाता है। अब ये रिवर्स ब्रेटन साइकिल जो है इसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है ये आपको पता होना चाहिए। रिवर्स ब्रेटन साइकिल है तो आप ध्यान रखिए कि इसके पीवीटीएस डायग्राम एंटी क्लॉकवाइज बनेंगे। तो यहां पर ध्यान रखिए दो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होती है और दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होती है। तो जो हीट सप्लाई होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पर होगा और उसके बाद में कंप्रेशन जो होगा वो कांस्टेंट प्रेशर पर रहेगा। सॉरी, देखिए कुछ इस तरह से बनेगा, जो हीट सप्लाई रहेगा वो आपका कांस्टेंट प्रेशर पर रहेगा और कंप्रेशन जो है, मैं पीवी डायग्राम बना रहा हूं, कंप्रेशन जो है वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक रहेगा। फिर हीट रिजेक्ट जो है ऑल्सो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस रहेगी और एक्सपांसन जो होगा इट इज ऑल्सो ए रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांसन। तो ये रिवर्स ब्रेटन साइकिल का पीवी डायग्राम होता है, दिस विल बी द पीवी डायग्राम। ये दोनों प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस कहां पर होगी, ये प्रोसेस आपकी इवेपोरेटर के अंदर होगी और ये वाली प्रोसेस जो है आपकी कंडेंसर के अंदर देखने को मिलेगी। ये जो साइकिल है, ये साइकिल कैसा है आपका, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है क्योंकि ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। और इसकी सीओपी भी आपसे पूछी जा सकती है, तो सीओपी का फॉर्मूला आप याद रखें, रिवर्स ब्रेटन साइकिल का ये 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आरपी की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, दिस विल बी द रिलेशन फॉर द सीओपी ऑफ रिवर्स ब्रेटन साइकिल। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप साथ में याद रखें। चलिए, तो लो यूनिट वेट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होगा, इसीलिए इसको हम प्रिफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाइड्रोजन इज एसेंशियल इन ए इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम। देखिए ये इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है क्या, ये एक्चुअल में एक वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, VARS इन शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं, वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो ये जो इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, यहाँ पर 3 फ्लूइड यूज करते हैं, एक हमारा वाटर और एक अमोनिया और एक हाइड्रोजन गैस। तो वाटर जो होता है, यहाँ पर वाटर को एब्जॉर्बर की तरह यूज किया जाता है और यहाँ पर अमोनिया जो रहेगा ये रेफ्रिजरेंट रहेगा, वाटर जो है एब्जॉर्बर रहेगा और हाइड्रोजन का मेन जो मकसद होता है ये लो वेपर प्रेशर क्रिएट करता है। लो वेपर प्रेशर क्रिएट करने से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो बढ़ जाता है। तो इसका आंसर जो है वो तो आपको पता चल जाएगा कि इट एक्ट एज ए कैटालिस्ट नहीं होगा, कैटालिस्ट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया इज एंडोथर्मिक इन ए इवेपोरेटर, ऐसा कुछ भी नहीं होता, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कुछ भी नहीं होती यहाँ पर। द cooled hydrogen leaving the heat exchanger cool the refrigerant entering the evaporator, ऐसा भी कुछ नहीं रहता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा इट हेल्प इन मेंटेनिंग लो पार्शियल प्रेशर फॉर द इवेपोरेटिंग अमोनिया। अब देखिए इसकी वर्किंग आप समझे तो काफी अच्छा होगा। तो करेक्ट आंसर आपको पता चल गया। देखिए यहाँ पर डायग्राम से मैंने मेंशन किया है इसको, इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम को। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 3 फ्लूइड हम यूज करते हैं, अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन गैस। तो देखिए अमोनिया जो है, अच्छा VCRS से ये किस तरह से अलग है ये भी आपको पता होना चाहिए। VCRS में कंप्रेसर हम यूज करते हैं, यहाँ पर कंप्रेसर नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो कंडेंसर है, कंडेंसर से लिक्विड अमोनिया आएगा, कंडेंसर के अंदर अमोनिया इंटर करता है, वेपर अमोनिया, जो कि अपनी हीट को रिजेक्ट कर देगा। हीट रिजेक्ट होगी यहाँ पर एटमॉस्फेयर में और ये हीट रिजेक्ट होने के बाद में ये अमोनिया आपका आ जाता है कहां पर, इवेपोरेटर। ये इवेपोरेटर में ये कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, यहाँ से
बाहर की जो हीट है हमारे कोल्ड स्टोरेज स्पेस की, वहां से हीट को एब्जॉर्ब करेगा और हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद में वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा और आपका यहां पर आ जाएगा वो इस टैंक के अंदर। अब देखिए इस टैंक के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। और ध्यान रखें हाइड्रोजन गैस जो होती है लाइट होती है, तो हाइड्रोजन गैस लाइट होती है, तो ये हाइड्रोजन गैस लाइट होने की वजह से ये ऊपर रहेगी हमेशा, और ये हाइड्रोजन गैस कहां पर चली जाती है, इस इओपरेटर के अंदर कंटिन्यूअसली जाती रहती है। और यहां पर क्या करती है, ये लो वेपर प्रेशर, लो पार्शियल वेपर प्रेशर को क्रिएट करती है, जिसकी वजह से ये अमोनिया जो है ज्यादा से ज्यादा हीट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और ये हाइड्रोजन वापस यहां पर आ जाती है। अब हाइड्रोजन आप ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन जो होती है इनसोल्यूबल होती है किसके अंदर, वाटर के अंदर, और ये जो हमारा एब्जॉर्बर है, इस एब्जॉर्बर के अंदर क्या है, वाटर है। तो अमोनिया जो होता है ये सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, तो वाटर के अंदर ये अमोनिया जो है वाटर के अंदर सोल्यूबल है, तो सॉल्यूशन बना लेगा, एक्वा अमोनिया सॉल्यूशन बना लेगा, हाइड्रोजन वापस से बाहर आ जाएगी और ये वापस इसके अंदर चली जाएगी। तो इस तरह से यहां पर हाइड्रोजन कंटिन्यूअसली क्या होती है, रिसर्कुलेट होती है। अब ये जो स्ट्रॉन्ग एक्वा अमोनिया सॉल्यूशन होता है, ये स्ट्रॉन्ग एक्वा अमोनिया सॉल्यूशन को अपन भेजते हैं जनरेटर में हम भेजते हैं, इसके बीच में आता है आपका हीट एक्सचेंजर। ये हीट एक्सचेंजर क्या करता है, हीट का एक्सचेंज करता है। अब देखिए क्या होता है, यहां पर जो हम ये स्ट्रॉन्ग एक्वा अमोनिया सॉल्यूशन भेज रहे हैं, ये हॉट कंडीशन में हम भेजेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए हम यहां पर क्या करते हैं, हीट को एक्सचेंज कराते हैं। तो हम यहां पर क्या करते हैं, ये जो स्ट्रॉन्ग एक्वा अमोनिया सॉल्यूशन है, यहां पर देखिए हम किसी बर्नर की मदद से, फ्लेम की मदद से हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो हीट करते हैं तो क्या होता है कि जो अमोनिया है वो अमोनिया आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये अमोनिया वेपर में कन्वर्ट होगा और ये अमोनिया आपका चला जाएगा कहां पर, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का क्या पर्पस होता है, अमोनिया के साथ में कुछ वाटर वेपर भी चले जाते हैं, तो ये वाटर वेपर यहां पर सेपरेट हो जाते हैं और वापस आ जाते हैं कहां पर, इस चैम्बर के अंदर आ जाते हैं वाटर वेपर। तो कंडेंसर के अंदर इस तरह से केवल अमोनिया वेपर जाता है। तो वेपर में बनाने के लिए हमें यहां पर इस बर्नर का यूज करना पड़ता है, इसको वेपर स्टेट में लाने के लिए, क्योंकि यहां से वो लिक्विड स्टेट में आएगा। अब यहां से ये जो वीक सॉल्यूशन है जो कि लो टेम्परेचर पर रहेगा, ये वीक सॉल्यूशन आपका एक्वा अमोनिया का, ये पास करेंगे हम इस हीट एक्सचेंजर से। इसका टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, अपनी हीट सप्लाई करेगा किसको, इस सॉल्यूशन को, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन को, ताकि यहां पर ये हॉट कंडीशन में जाए और वापस रिटर्न हो जाता है, ये आपका आ जाता है इस एब्जॉर्बर के अंदर। तो इस तरह से ये साइकिल जो है आपका वर्किंग मैंने आपको क्लियर कर दिया। हाइड्रोजन का क्या पर्पस होता है, H2O जो है यहां पर यूज होता है। H2O जो है ये एक एब्जॉर्बर होता है, अमोनिया को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है, और हाइड्रोजन जो होता है इनसोल्यूबल होता है किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो ये लो पार्शियल प्रेशर क्रिएट करने के लिए इवोपरेटर के अंदर यूज किया जाता है, ताकि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या मिले, हमें ज्यादा मिले। तो वर्किंग भी आप लोगों को पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम की। चलिए, तो आंसर आप लोगों को पता चल गया, करेक्ट आंसर जो था उसका कि वो लो पार्शियल प्रेशर क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं इवोपरेटर के अंदर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहां पर हमारे पास 5 स्टेटमेंट है। अब क्या बोला गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन ए थर्मोइलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज द फंक्शन ऑफ। अब देखिए थर्मोइलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम की अगर हम बात करें, तो थर्मोइलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता क्या है, इसकी जो वर्किंग होती है ये बेस्ड होती है पेल्टियर इफेक्ट पर, और पेल्टियर इफेक्ट जो होता है ये क्या होता है, इस सीबेक इफेक्ट का अपोजिट होता है। ओके, सीबेक इफेक्ट जो होता है, सीबेक इफेक्ट पर बेस्ड होती है थर्मोकपल की वर्किंग। थर्मोकपल जो होता है वो टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। अब सीबेक इफेक्ट क्या बोलता है, इसको थोड़ा सा अपन समझते हैं कि अगर हमारे पास दो अलग अलग मेटल से बने जंक्शन है, अगर हम इन दोनों जंक्शन के टेम्परेचर को अलग अलग मेंटेन करते हैं, तो यहां पर क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। यहां पर अगर आप एक गैल्वेनोमीटर लगा दोगे तो गैल्वेनोमीटर के अंदर आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी। ये दो अलग अलग मेटल से बने हुए जंक्शन है। अब देखिए पेल्टियर इफेक्ट क्या बोलता है, सीबेक इफेक्ट जो मैंने अभी आपको बताया, पेल्टियर इफेक्ट क्या बोलता है, अगर हम किसी इस तरह से दो अलग अलग मेटल के वायर हमने लिए, दो जंक्शन हमने यहां पर बनाए, अगर हम यहां पर ईएमएफ इंड्यूस कराते हैं, मतलब करंट का फ्लो कराते हैं, तो एक जंक्शन का टेम्परेचर बढ़ेगा और एक दूसरे जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो जिस जंक्शन का टेम्परेचर कम हो रहा है, इसका मतलब किसी पर्टिकुलर पोजीशन का टेम्परेचर कम हो रहा है, पर्टिकुलर पोजीशन का टेम्परेचर कम हो रहा है, इसका मतलब ये तो एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम की तरह काम करने लग गया ना। तो बस आप ये ध्यान रखें कि इसी
प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है हमारा थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो होता है, इसकी जो वर्किंग होती है ये पेल्टियर इफेक्ट पर बेस्ड होती है। तो यहां पर इसका जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है ये कौन कौन से पैरामीटर पर डिपेंड करता है, ये ध्यान रखें। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डेफिनेटली इन ये जो मेटल के वायर है इनकी थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पर डिपेंड करेगा, और इन दोनों जंक्शन के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है उस पर भी डिपेंड करेगा। थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन दोनों पर भी डिपेंड करेगा। तो पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पर बिल्कुल डिपेंड करेगा। पेल्टियर कोफिशिएंट जो होता है उस पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि पेल्टियर इफेक्ट पर बेस्ड होती है इसकी वर्किंग। सीबेक कोफिशिएंट नहीं आएगा। अगर सीबेक कोफिशिएंट की अगर हम बात करें तो ये इसका कॉन्सेप्ट आएगा आपका थर्मोकपल के अंदर। थर्मोकपल, ये भी ध्यान रखें, ये हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। थर्मोकपल की जो वर्किंग होती है इट इज बेस्ड ऑन सीबेक इफेक्ट। और टेम्परेचर एट द कोल्ड एंड हॉट जंक्शन बिल्कुल डिपेंड करेगा। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल इस पर भी डिपेंड करेगा। तो 1 2 4 5 1 2 4 5 आपको कहीं पर दिखाई दे रहा है क्या? यस, ऑप्शन सी जो होगा इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाए। ऑल्दो हमें चाहे इसका फॉर्मूला नहीं पता है, फॉर्मूले की हमें जरूरत भी नहीं, बट थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो यहां पर ऑप्शन को आसानी से इलिमिनेट कर देंगे, ऑप्शन को आप आसानी से पता कर पाएंगे कि कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है। तो देखिए यहां पर ध्यान रखिए कि सीबेक कोफिशिएंट पर बेस्ड होती है किसकी वर्किंग? वो होती है थर्मोकपल की। और पेल्टियर पर बेस्ड होता है किसका वर्किंग? थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या है कि जब अगर हम दो मेटल के वायर लेते हैं, इन दोनों को ज्वाइन करके दो जंक्शन बनाते हैं, इन दोनों जंक्शन के बीच में अगर हम ईएमएफ इंड्यूस करते हैं तो वहां पर इन दोनों जंक्शन का टेम्परेचर में डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। इसी को हम बोलते हैं क्या? थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए रेफ्रिजरेटिंग मशीन वर्किंग ऑन ए रिवर्स कार्नोट साइकिल टेक्स आउट 2 किलोवाट पर मिनट ऑफ हीट। देखिए एक रेफ्रिजरेटिंग मशीन है, हम बना लेते हैं यहां पर, ये रेफ्रिजरेटिंग मशीन है। ये कितना पावर ले रही है? ये ले रही है 2 किलोवाट पर मिनट। ओके, इसके बाद में क्या बोला गया? 2 किलोवाट पर मिनट ऑफ हीट फ्रॉम द सिस्टम व्हाइल वर्किंग बिटवीन ए टेम्परेचर लिमिट ऑफ 300 केल्विन एंड 200 केल्विन। इसका मतलब हायर टेम्परेचर हमें दिया है 300 केल्विन और लोअर टेम्परेचर हमें दिया गया है इट विल बी 200 केल्विन। इन दोनों के बीच में वर्क कर रही। द पावर कंज्यूम बाय द साइकिल विल बी रिस्पेक्टिवली। तो पावर कंज्यूम, अच्छा सीओपी एंड पावर कंज्यूम दोनों बताना है। तो देखिए यहां पर पावर अगर हमें बताना है कि पावर कितना इनपुट हमें देना पड़ेगा, तो सबसे पहले सीओपी हमें पता होना चाहिए। अब ये जो है क्या? रेफ्रिजरेटिंग मशीन है। तो रेफ्रिजरेटिंग मशीन में हमारा मेन पर्पस जो होता है क्या होता है? टू मेंटेन द लोअर टेम्परेचर। तो इसके लिए सीओपी का रिलेशन क्या बनेगा? डेफिनेटली सीओपी विल बी लोअर टेम्परेचर, जो कि आपका दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ हायर एंड लोअर टेम्परेचर। तो सबसे पहले सीओपी हम निकालेंगे। लोअर टेम्परेचर कितना दिया है? 200, और डिफरेंस दोनों का कितना हो जाएगा? 100। तो सीओपी कितना बन जाएगा? इसका 2 बन जाएगा। और सीओपी होता है क्या है? सीओपी होता है वर्क इनपुट, सॉरी डिजायर इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो ये हमारे पास आ गया है 2, और वर्क इनपुट हमसे पूछा गया है। डिजायर इफेक्ट हमारे पास कितना होगा? ये 2 किलोवाट पर मिनट होगा। ओके, तो 2 किलोवाट पर मिनट है। अच्छा ये 2 किलोवाट पर मिनट यहां पर ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, अदरवाइज यहां पर भी 2 किलोवाट पर मिनट ऐसा कोई सेंटेंस नहीं बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी किलोवाट है ना वो। ठीक है, तो यहां पर ये 2 है। तो अगर हमें वर्क इनपुट निकालना है तो डिजायर इफेक्ट में डिवाइड करेंगे तो 2/2 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो दोनों 1 1 होंगे, तो डेफिनेटली ऑप्शन ए जो है ये क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा दोनों 1 1 नहीं होंगे, सीओपी जो होगा वो 2 होगा, तो सीओपी 2 होगा, और जो पावर कंज्यूम जो होगा ये कितना होगा? 1 किलोवाट होगा। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। यस, सॉल्यूशन भी आप देख सकते हो, सिंपल है सॉल्यूशन। आपको बेसिक प्रिंसिपल पता होना चाहिए सीओपी का रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के लिए। तो ये इस तरह के न्यूमेरिकल की आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करें, डेफिनेटली आपके मेंस की एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन उसी तरह से एक और क्वेश्चन पूछा गया है। ए हीट पंप ऑपरेटिंग ऑन ए कार्नोट साइकिल पंप हीट फ्रॉम द ए रिजर्वायर एट 300 केल्विन
टू ए रिजर्वायर 600 केल्विन, द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। यहाँ तो सीधा सीधा हमें लोअर टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर दिया है, हायर टेम्परेचर ये दिया है और लोअर टेम्परेचर कितना दिया है 300 केल्विन। अब गलती ना करें, यहाँ पर हमसे जो सीओपी पूछा गया है वो किसका पूछा गया है, हीट पंप का पूछा गया। या तो रेफ्रिजरेटर का निकाल के +1 कर दीजिए या डायरेक्टली हीट पंप का निकाले। तो हीट पंप का सीओपी जो होता है, हीट पंप का मेन पर्पस होता है टू मेंटेन हायर टेम्परेचर। तो 600 डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस 300, तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, डेफिनेटली ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये ऐसे क्वेश्चन तो काफी सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो डेफिनेटली सभी स्टूडेंट बना पाएंगे। ओके, पर कुछ क्वेश्चन तो डेफिनेटली ऐसे भी आएंगे कि जो इजी हो, तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी आप देखते रहें। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्विवेलेंट टू 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन किसके इक्विवेलेंट होता है, तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। सपोज हमारे पास 1 टन ऑफ वाटर है, जनरली हम ये एग्जैक्टली 1000 नहीं होता है, बट अभी फॉर टाइम बिंग मैं आपको बता रहा हूं 1000 kg ऑफ वाटर है हमारे पास, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर है। किस टेम्परेचर पे, 0 डिग्री। वाटर में बोल रहा हूं, मतलब ये लिक्विड स्टेट है। इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, आइस में। किस टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सेल्सियस। तो डेफिनेटली यहां से हमें कुछ हीट को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। कितने समय में हमें कन्वर्ट करना है, 24 आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो जिस रेट से हमें हीट को निकालने की जरूरत पड़ेगी वही कहलाता है 1 TR। और ये रेट जो होता है ये होता है लगभग 3.5 किलो जूल पर सेकंड, तो किलोवाट आपका आ जाता है। तो 1 TR इज इक्वल टू कितना आता है, 3.5 किलोवाट। तो ऑप्शन में ऐसा है क्या, यस, पहला ही ऑप्शन जो है हमारे पास है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्विवेलेंट टू 3.5 किलोवाट। अब देखिए अलग अलग यूनिट में इसकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए। ये 1 TR इज इक्वल टू 3.5 किलोवाट भी होता है। इसके अलावा 1 TR इज इक्वल टू, अगर हम इसको किलो कैलोरी में कन्वर्ट करें या फिर हम इसको कन्वर्ट करते हैं किलो जूल पर मिनट, ये पर सेकंड हो गया ना, जूल पर सेकंड हो गया। और अगर हम इसको कन्वर्ट करें किस में, किलो जूल पर मिनट में, तो 1 सेकंड में इतना, तो पर मिनट में मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो ये बन जाता है 210 किलो जूल पर मिनट। ये वाली यूनिट भी आपको पता होना चाहिए। तो है क्या, ऐसा ऑप्शन नहीं है। और ये किलो जूल में है, अगर किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो 1 किलो जूल, सॉरी 1, अच्छा ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। 1 कैलोरी जो होता है ये किसके बराबर होता है, 4.18 जूल के बराबर। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। वैसे 1 कैलोरी को किस तरह से अपन डिफाइन करते हैं, 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने के लिए जितने अमाउंट में एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसे हम बोलते हैं 1 कैलोरी। और ये टेम्परेचर भी आप ध्यान रखें फिक्स होता है, 14.5 से लेके 15.5 डिग्री सेल्सियस बनाने में, चेंज करने में जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है वह कहलाती है 1 कैलोरी। और ये किसके बराबर होती है, 4.18 जूल के बराबर होती है। तो इसको 4.18 से हम डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आ जाता है 50 किलो कैलोरी पर मिनट। ये भी यूनिट आप ध्यान रखें। इसके अलावा एक और यूनिट पूछा जाता है, ये होता है 1200 BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर आवर। ये भी आप ध्यान रखें, ब्रिटिश थर्मल यूनिट में अगर आपसे पूछा गया है 1 TR का मतलब, तो ये 1200 BTU के बराबर होता है। तो 1 TR का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। 1 TR जो होता है इसको अपन अलग अलग यूनिट में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमें पता चल गया, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, द सीओपी ऑफ हीट पंप, ये बीटा से रिप्रेजेंट किया गया है, एंड सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इट इज ऑल्सो ए बीटा। इन दोनों में क्या रिलेशन है, यहां पर सब जगह बीटा लिखा होना चाहिए। ओके, बट ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान है। ये क्वेश्चन जो है हम थर्मोडाइक्स में भी कवर कर चुके हैं। तो सीओपी जो होगी, सीओपी में रिलेशन, तो याद रखें सीओपी जो होती है हीट पंप की हमेशा ज्यादा होती है 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। और ये किसके बराबर होती है ये भी पता होना चाहिए, 1 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। रेफ्रिजरेटर और हीट पंप जो होता है इसकी वर्किंग जो होती है इट इज बेस्ड ऑन द रिवर्स कार्नोट साइकिल, और हीट इंजन की जो वर्किंग होती है ये किस पर बेस्ड होती है, कार्नोट साइकिल पर बेस्ड होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा,
इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हीट पंप और रेफ्रिजरेटर की सीओपी का डिफरेंस जो है 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इट विल बी ए न्यूमेरिकल, सिंपल न्यूमेरिकल है। देखिए क्या है, द वर्किंग टेम्परेचर इन ए इवापोरेटर एंड कंडेंसर कॉइल ऑफ ए रेफ्रिजरेटर आर। देखिए इवापोरेटर मतलब ये लोअर टेम्परेचर, कंडेंसर मतलब हायर टेम्परेचर। तो ये दो टेम्परेचर हमें दिए हुए, लोअर टेम्परेचर हमें दिया है -30 डिग्री सेल्सियस और हायर टेम्परेचर हमें दिया है 32 डिग्री सेल्सियस। ओके चलिए, इफ द एक्चुअल रेफ्रिजरेटर हैज a COP of 0.75 ऑफ द मैक्सिमम। तो देखिए एक्चुअल सीओपी जो है, एक्चुअल सीओपी जो हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.75% ऑफ द मैक्सिमम सीओपी। और मैक्सिमम सीओपी का मतलब, मैक्सिमम सीओपी जो होता है किसकी होती है, रिवर्स कार्नोट साइकिल की, रिवर्सिबल साइकिल की। तो मैक्सिमम सीओपी जो होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। तो यहां से हम एक्चुअल सीओपी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इफ रिक्वायर्ड पावर इनपुट of a refrigerating effect of 5 kilowatt is the required power input for a refrigerating effect of 5 kilowatt is nearly। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें दे रखा है। तो देखिए ये क्या होगा, डिजायर इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें दे रखा है कितना, 5 किलोवाट। तो पावर आउटपुट हमें निकालना है। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा मैक्सिमम सीओपी, और मैक्सिमम सीओपी जो होगी किस पे डिपेंड करेगी, केवल टेम्परेचर पर। तो ये सीओपी क्या होगी, लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ हायर एंड लोअर टेम्परेचर। तो लोअर टेम्परेचर कितना, -30 प्लस 273 करें, क्योंकि केल्विन में हमेशा टेम्परेचर हम पुट करते हैं। इन दोनों का डिफरेंस हम लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 62 बन जाएगा। डिफरेंस आप केल्विन में पुट करें या डिग्री सेल्सियस में पुट करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से हम निकाल लेंगे सीधा सीधा क्या, वर्क इनपुट। तो ये कितना बन जाएगा, 273 में से आप माइनस कर दीजिए 30 और इसको आप डिवाइड कर दीजिए 62 से, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.75 से, और यहाँ पर 5 को डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर ये जो आंसर आ रहा है उससे, तो ये 1.7 आपका आंसर आ जाएगा। तो वर्क इनपुट जो बनेगा हमारे पास कितना बनेगा, 1.7 किलोवाट। तो ये कैलकुलेटर भी आपको चलाना आना चाहिए, बिल्कुल मिस्टेक ना करें। तो करेक्ट आंसर जो होगा क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। ध्यान रखें, एक्चुअल सीओपी आपको अगर दी गई है मैक्सिमम सीओपी के परसेंटेज के टर्म्स में, तो आपको मैक्सिमम सीओपी इस तरह से निकालनी है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें पता चल गया, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ए हीट पंप फॉर डोमेस्टिक हीटिंग ऑपरेट्स बिटवीन ए cold system at 0 degree Celsius and a hot system 60 degree Celsius। अगेन लोअर टेम्परेचर हमें दे रखा है और हायर टेम्परेचर हमें दे रखा है। लोअर टेम्परेचर जो दिया है हमें, देखिए थोड़ा और सिस्टमेटिक हम बना लेते हैं। आपको इतना अच्छे से बनाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में डायरेक्टली आप लिखेंगे हायर टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस और लोअर टेम्परेचर कितना दे रखा है, इट विल बी 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, what is the minimum electric power consumption if the heat rejected is 8000 किलोजूल पर आवर। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर यूनिट का आपको ध्यान रखना, हीट रिजेक्टेड। अब देखिए यहां पर ये हमारे पास रेफ्रिजरेटर है, ये हीट रिजेक्ट करेगा यहां पर और यहां से क्या करेगा, हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा, और इसके लिए हमें कुछ वर्क इनपुट देना पड़ेगा। और ये हीट रिजेक्टेड हमें दे रखा है कितना, 8000 किलोजूल पर 80,000, 8000 भी नहीं है, किलोजूल पर आवर। अब देखिए सारे ऑप्शन जो है हमें जो दे रखे हैं किसमें दे रखे हैं, किलोवाट में। तो इसको भी आपको किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 80,000 डिवाइडेड बाय 3600 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये कैलकुलेशन करना होगा। तो 80,000 को आप डिवाइड करेंगे किससे, 3600 से, तो ये आएगा 22.22 किलोवाट। इतना हीट क्या हो रहा है यहां पर, ये रिजेक्ट हो रहा है। कितना वर्क इनपुट करना पड़ेगा, तो वर्क इनपुट के लिए यहां पर पहले हम सीओपी निकाल लेते हैं। तो इसका सीओपी क्या होगा, सीओपी ऑफ हीट पंप। तो सीओपी ऑफ हीट पंप क्या होगा, हायर टेम्परेचर 60 प्लस 273 हमें करना पड़ेगा। ये बिल्कुल दिमाग में रखे, हीट पंप का क्वेश्चन है, ये मिस्टेक हो सकती है एग्जाम में। इन दोनों का डिफरेंस तो 60 ही रहेगा। तो सीओपी ऑफ हीट पंप कितना आ जाएगा,
273 में आप ऐड कर दीजिए किसको, 60 को, और डिवाइड कर दीजिए इसको अगेन 60 से, तो ये बन जाएगा हमारे पास 5.55। और सीओपी हीट पंप की कितनी होती है, ये हीट रिजेक्ट जो होगा ये हमारा डिजायर इफेक्ट रहेगा। यहां पर ध्यान रखें, दिस विल बी अवर डिजायर इफेक्ट। तो डिजायर इफेक्ट कितना आ गया हमारे पास, 22.22 डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, और ये किसके बराबर रहेगा, 5.55 के बराबर। तो 22.22 को आप डिवाइड कर दीजिए 5.55 से, दिया जाएगा 4 किलोवाट हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। यहां से हमारे पास वर्क इनपुट कितना आएगा, 4 किलोवाट। ध्यान रखें, तो यहां पर छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा ऐसे क्वेश्चन में। मेनली आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन जो है हीट पंप का है या रेफ्रिजरेटर का है, और सेकंड जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो ये क्वेश्चन सिलेक्शन जिन स्टूडेंट का होगा फाइनली, वो स्टूडेंट तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन में बिल्कुल मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर आपने मिस्टेक की तो मतलब आप सोच लीजिए कि सिलेक्शन के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल पूरे मार्क्स आना चाहिए, पूरे मार्क्स लाने के लिए ही बने होते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है अगेन ये भी एक न्यूमेरिकल है, सिंपल न्यूमेरिकल है, देखते हैं क्या है। इन ए 1 टन कैपेसिटी वाटर कूलर, देखिए कैपेसिटी हमको दे रखी है कितनी, 1 TR। तो 1 TR इक्वल टू कितना होता है, 3.5 किलोवाट। थोड़ी देर पहले हम देखते हुए आए। इसके अंदर क्या कर रहा है, वाटर इंटर कर रहा है, 30 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है, और किस रेट से इंटर कर रहा है, 200 लीटर पर आवर। ओके, द आउटलेट टेम्परेचर ऑफ वाटर विल बी, स्पेसिफिक हीट हमें दे रखी है वाटर की। अब देखिए ये जो कैपेसिटी है इसको आपको इक्वेट करना पड़ेगा, जो वाटर का टेम्परेचर चेंज होगा, जिस हीट से वाटर का टेम्परेचर चेंज होगा, तो वो जो होता है वो क्या होता है, MC डेल्टा T। ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो ये हमें दे रखा है 3.5 किलोवाट। अब मास जो रहेगा वाटर का 200 लीटर पर आवर दे रखा है। तो और यहां पर आप ध्यान रखें ये जूल पर सेकंड है, तो आपको यहां पर इस 200 लीटर पर आवर को केजी पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। और मैं आपको थर्मोडाइनमिक्स में भी बता चुका हूं, जितने लीटर वाटर होगा उतने ही केजी ये वाटर बनेगा। तो 200 केजी पर आवर है, तो 200 केजी पर आवर है, तो 200 केजी पर आवर को 200 केजी पर सेकंड में कन्वर्ट कैसे करेंगे, डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 3600 से। ये मास आ गया हमारे पास, मास फ्लो रेट। क्योंकि ये रेट है ना, तो इसको रेट बनाने के लिए मास फ्लो रेट होना चाहिए। सी हमें दे रखा है कितना, 4.18 चेंज इन टेम्परेचर। अब देखिए हीट वाटर इंटर कर रहा है 30 डिग्री पर, तो फाइनल टेम्परेचर जो होगा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो फाइनल टेम्परेचर, अच्छा क्या बोला है यहाँ पर क्वेश्चन में, क्या बोला है, द आउटलेट टेम्परेचर ऑफ वाटर विल बी 1 टन कैपेसिटी वाटर कूलर, वाटर इंटर एट 30 डिग्री सेल्सियस एट अ रेट ऑफ लीटर पर आवर। तो चेंज इन टेम्परेचर निकाल लेते हैं अपन सीधा सीधा, यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर निकाल लेते हैं। तो यहां से जब आप चेंज इन टेम्परेचर निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3.5 मल्टीप्लाई कर दीजिए 3600 और इसको डिवाइड कर दीजिए 200 से, और इसको भी डिवाइड कर दीजिए आप 4.18 से, तो ये आएगा आपके पास 15। चेंज इन टेम्परेचर जो आएगा कितना आएगा, 15 आएगा। अब 15 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, केल्विन भी हो सकता है। तो वाटर जो एंटर कर रहा है वो 30 डिग्री पर एंटर कर रहा है, तो हीट को निकालेगा तो टेम्परेचर कम होगा, तो कितना टेम्परेचर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 15 डिग्री सेल्सियस। चेंज इन टेम्परेचर पूछा, तो चेंज इन टेम्परेचर भी जो आएगा वो आपका 15 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए ये पूरा सॉल्यूशन भी यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी आप चेक कर लें। इसको यहाँ पर डेंसिटी वॉल्यूम इसके टर्म्स में लिखा हुआ है, बट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 1 लीटर वाटर है तो ये 1 kg वाटर के बराबर ही होगा। हम एक क्वेश्चन देख चुके थे पहले ही थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, अगर वो सेशन अगर आपने अटेंड किया है तो डेफिनेटली आप लोगों को याद होगी ये चीज। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, उस लीटर को केजी में कन्वर्ट करने के लिए। वाटर के लिए आप हमेशा ध्यान रखें जितने लीटर उतने ही केजी, सीधा सीधा सा फंडा है, टाइम हमको बचाना भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a refrigerator working on a reverse Carnot cycle has a COP 4। एक रेफ्रिजरेटर है जो कि रिवर्स कार्नोट साइकिल पर वर्क कर रहा है, COP कितनी है, 4 है। बिल्कुल रिवर्स कार्नोट साइकिल पर ही वर्किंग होती है इसकी। इफ इट वर्क एज ए हीट पंप
and consume 1 kilowatt power. The heating effect will be, अब देखिए अगर ये हीट पंप की तरह काम करे तो कितना कंज्यूम कर रहा है 1 किलोवाट। तो हीट पंप की तरह अगर काम करेगा तो सबसे पहले तो उस हीट पंप की सीओपी आप बता दीजिए। तो हीट पंप की सीओपी 5 बन जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि रेफ्रिजरेटर की सीओपी जो है वो 4 है, तो हीट पंप की सीओपी हमेशा +1 होती है। अब कितना पावर कंज्यूम कर रहा है 1 किलोवाट, और ये क्या होता है डिजायर इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो डिजायर इफेक्ट हमसे यहाँ पर पूछा गया है, तो डिजायर इफेक्ट जो रहेगा वो हम यहां से निकाल लेंगे, क्योंकि वर्क इनपुट 1 किलोवाट है, तो डिजायर इफेक्ट हमारे पास सीधा सीधा जाएगा कितना 5 किलोवाट आ जाएगा। देखिए बिल्कुल बनना चाहिए ऐसे क्वेश्चन। यहां पर अगर थोड़ी सी भी आपने मिस्टेक की तो आंसर आपका दूसरा ऑप्शन भी आ सकता है। यहां पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया कि ये रेफ्रिजरेटर की सीओपी है और क्वेश्चन जो पूछा है किसका पूछा है, हीट पंप का पूछा है, तो यहां पर आपका आंसर 4 आ जाएगा, जो कि गलत है। तो यहां पर ध्यान रखें, बिल्कुल कॉन्शियस होके बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, देन फिर उसके बाद में सॉल्व करना है, स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा 5 किलोवाट, और कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि किस तरह से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 13th क्वेश्चन, ए हीट इंजन विथ 30% इफिशियंसी ड्राइव ए रेफ्रिजरेटर ऑफ सीओपी 5। तो देखिए ये हमारे पास एक हीट इंजन है जिसकी इफिशियंसी कितनी है 30% है, और ये किसको ड्राइव कर रहा है, एक रेफ्रिजरेटर को, और रेफ्रिजरेटर में वर्क इनपुट की जरूरत पड़ती है और हीट इंजन में हमें क्या मिलता है, वर्क मिलता है, तो डेफिनेटली ये इसको चला सकता है। और इसकी सीओपी हमें दे रखी है कितनी 5। व्हाट वुड बी द नेट हीट इनपुट टू द इंजन फॉर ईच मेगावाट ऑफ हीट रिमूव इन ए रेफ्रिजरेटर। देखिए ये हीट इंजन क्या करता है, यहां पर कुछ हीट को लेता है, एक्सट्रैक्ट करता है, और कुछ हीट को यहां पर क्या करता है, रिजेक्ट करता है। और रेफ्रिजरेटर क्या करता है, यहां से कुछ हीट को लेगा और यहां पर क्या करेगा, हीट को सप्लाई करेगा, और इसके लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ता है। तो अब देखिए यहां पर क्या बोला है, हीट इंजन विथ 30% इफिशियंसी, इसकी इफिशियंसी कितनी है 30%, इसकी इफिशियंसी कितनी है 30%। ड्राइव ए रेफ्रिजरेटर ऑफ सीओपी, इसकी सीओपी जो है कितनी दे रखी है, हमें 5 दे रखी है। ओके, व्हाट वुड बी द नेट हीट इनपुट टू द इंजन, ये हमें यहां से निकालना है, फॉर ईच मेगावाट ऑफ हीट रिमूव इन द रेफ्रिजरेटर। देखिए हीट रिमूव इन द रेफ्रिजरेटर, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमें दे रखा है इट विल बी 1 मेगावाट। ये अगर हमें दे रखा है 1 मेगावाट, तो सबसे पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा वर्क इनपुट। तो वर्क इनपुट निकालने के लिए सबसे पहले सीओपी आपको निकालना पड़ेगा, सीओपी हमें दे रखी है 5। ओके, अच्छा अगर हमें इफिशियंसी दे रखी है तो इफिशियंसी से हम इन दोनों में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो इफिशियंसी जो है 30% है, तो यहां पर 0.30 इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, ये जो वर्क मिल रहा है वर्क डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई, तो इन दोनों में एक रिलेशन मेरे पास यहां से आ गया। अब देखिए यहां पर सीओपी मुझे जो दिया है, सीओपी क्या होगा, सीओपी जो रेफ्रिजरेटर की ये क्या होगा, ये डिवाइडेड बाय दिस, और ये अगर हमें नहीं पता है तो हम यहां से इसके टर्म्स में हीट जो रिजेक्ट हो रही है उसके टर्म्स में इसको लिख सकते हैं। तो ये जो बनेगा हमारे पास कितना बनेगा, देखिए दोनों इनपुट हो रहा है, ये आउटपुट हो रहा है, तो इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। तो ये जो होगा कितना होगा, दिस माइनस दिस, तो क्यू एस डेस माइनस वर्क इनपुट, ये हो जाएगा क्यू आर। तो यहां से हमारे पास सीओपी क्या बनेगा, डिजायर इफेक्ट कितना होगा, क्यू एस डेस माइनस वर्क इनपुट डिवाइडेड बाय ये वर्क इनपुट। ये बात समझ में आई आप लोगों को, शॉर्ट में मैंने कर दिया इसको ताकि टाइम कंज्यूम ना हो। अब देखिए सीओपी हमें दे रखा है ये 5, इसके अलावा ये क्यू डेस एस हमें दे रखा है, ये 1 मेगावाट है, तो किलोवाट में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, मेगावाट है ना ये, तो किलोवाट में अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ किलोवाट, मतलब हम लिख सकते हैं 1000। तो ये 1000 हमें दे रखा है, माइनस वर्क इनपुट हमें निकालना है डिवाइडेड बाय ये भी वर्क इनपुट, यहां से वर्क इनपुट हम निकाल लेंगे। तो देखिए वर्क इनपुट जो आएगा हमारे पास कितना आएगा, ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर
आएगा तो 6 बन जाएगा। तो वर्क इनपुट हमें यहाँ पर जो देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, 1000 डिवाइडेड बाय 6, इतना वर्क इनपुट हमें देना पड़ेगा, इतने किलोवाट वर्क इनपुट हमें देना पड़ेगा। तो 1000 डिवाइडेड बाय 6, तो ये बन जाएगा आपका 166.67 किलोवाट, इतना वर्क इनपुट हमें करना पड़ेगा। अब देखिए ये वर्क इनपुट हमारे पास आ गया, तो ये हीट सप्लाई कितना हो जाएगा, वर्क इनपुट हमारे पास आ गया, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 0.3 से, तो ये जाएगा 555, अच्छा 555 किलोवाट। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो वील मेक ए स्लाइटली मिस्टेक, क्या मिस्टेक हमने की है यहाँ पर, ऐसा ऑप्शन एक भी नहीं है, 555.55 किलोवाट आंसर आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, यहाँ पर क्या बोला है, हीट इनपुट टू द इंजन फॉर ईच मेगावाट ऑफ हीट रिमूव इन ए रेफ्रिजरेटर। तो हीट रिमूव इन ए रेफ्रिजरेटर, इसका मतलब यहाँ पर ये हमें दे रखा है 1 किलोवाट, ये 1 किलोवाट आपको आंसर, ये 1 मेगावाट ये दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आंसर करना पड़ेगा। अभी समझ में आया क्या मिस्टेक हुई है, ये 1 मेगावाट आपको ये चीज दे रखी और ये 1 मेगावाट दे रखा है, तो यहां पर हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, यहां पर ये आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। ओके, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट उसको आपको इस तरह से समझना पड़ेगा। ओके, तो हमेशा ध्यान रखें, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसे क्वेश्चन क्या आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप एग्जाम में सही इसको कर पाएंगे, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज करते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो यहां से हमारे पास सीओपी है, तो वर्क इनपुट कितना आ जाएगा, वर्क इनपुट आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय सीओपी कितना है 5, तो ये बन जाएगा 200 किलोवाट। वर्क इनपुट अगर 200 आ गया तो हीट सप्लाई कितना जाएगा, इसको आप डिवाइड कर दीजिए 0.3 से, तो 200 डिवाइडेड बाय 0.3 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 666.67, 666.67 मतलब ऑप्शन सी जो होगा क्या होगा, करेक्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको फंसा सकता है यहाँ पर एग्जामिनर, तो ये ध्यान रखें कि क्या चीज कौन सी दी गई है। तो अब ध्यान रखें रेफ्रिजरेटर के केस में अभी ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो अब अगली बात अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप ध्यान रखें कि यहाँ पर अगर ऐसा कुछ सेंटेंस आता है, इसको आपको नोट्स में लिखना होगा कि अगर ऐसा सेंटेंस आता है हीट रिमूव इन ए रेफ्रिजरेटर, मतलब ये डिजायर इफेक्ट की बात चल रही है, ये डिजायर इफेक्ट है हमारा, ये डिजायर इफेक्ट हमें दिया हुआ, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर, ये भी हमें पता चल गया। और यहाँ पर ये कैसे सॉल्व होगा ये भी यहाँ पर दिया हुआ है, ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ। चलिए, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, इन ए 0.5 TR कैपेसिटी वाटर कूलर। देखिए वाटर कूलर की कैपेसिटी हमें दे रखी कितनी, 0.5 TR, इसका मतलब 3.5 का आधा किलोवाट, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3.5 डिवाइडेड बाय 2 किलोवाट, 1 TR इज इक्वल टू 3.5 होता है। चलिए, वाटर एंटर एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड लीव्स एट 15 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द एक्चुअल वाटर फ्लो रेट। अब देखिए यहां पर इसको हम इक्वेट करेंगे mc डेल्टा टी से, तो ये 3.5 डिवाइडेड बाय 2 किलोवाट है, तो मास फ्लो रेट हमें निकालना है। सी की वैल्यू अब देखिए, अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, 4.18 वैल्यू होती है सी की, और चेंज इन टेम्परेचर आपको दे रखा है यहाँ पर कितना, 15, डिफरेंस जो होगा कितना होगा, 15 होगा, तो यहाँ से आप मास फ्लो रेट निकाल सकते हो। तो ये सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन की आप जरूर प्रैक्टिस करते रहें। 3.5 डिवाइडेड बाय 2 है, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 4.18 से, और इसको भी हम डिवाइड करेंगे किससे, 15 से। तो मास फ्लो रेट जो होगा पर आवर में पूछा गया, यहाँ से मास फ्लो रेट जो हमारे पास आएगा, ध्यान रखें ये आएगा 0.0279 kg पर सेकंड में आएगा, क्योंकि ये किलोवाट में दे रखा है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 3600 से, तो ये बन जाएगा 100, यस ये क्या बनेगा आपका 100 kg पर आवर। अब यहाँ पर लीटर में हमसे पूछा गया, तो बिल्कुल निश्चिंत रहे, मैं आपको कई बार बता चुका हूं जितना लीटर होगा उतना ही केजी होगा, तो जितना केजी है उतना ही लीटर होगा, तो 100 केजी है तो 100 लीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल था, बट यहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस है। एक तो ये मिस्टेक होने के चांसेस है कि ये आपका आंसर आया, आप सोचोगे ऑप्शन एक भी मैच नहीं कर रहा है, तो आप सोचोगे यार अपन चलो बाद में करेंगे।
दूसरा यहाँ पर 100 kg पर आवर आ गया तो आप सोचोगे यार लीटर में पूछा है, तो फिर वहां पर कैलकुलेशन करने बैठोगे। तो ये आपको मैंने पहले ही याद करवा दिया है, जितना लीटर होगा उतना ही kg होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। मेथड दे रखी है, मेथड भी काफी लंबी चौड़ी दे रखी है यहाँ पर, बट आपको मैंने इन शॉर्ट में बता दिया है जो कि आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर में 3 फ्लूइड यूज होते हैं, अमोनिया यूज होता है, वाटर यूज होता है और हाइड्रोजन यूज होता है। अब क्या बोला है यहाँ पर, ये आपको ध्यान से पढ़ना है। क्या बोला? अमोनिया इज अब्सॉर्ब्ड इन वाटर। यस, अमोनिया जो होता है, जो आता है आपका इवापोरेटर से, इवापोरेटर से जो अमोनिया वर्किंग याद है ना, अमोनिया ये जो आता है इवापोरेटर से, ये एब्जॉर्बर में ही तो आता है। इस एब्जॉर्बर में वाटर रहता है, तो ये वाटर क्या करता है? इसको अब्जॉर्ब करेगा। वाटर अच्छा अब्जॉर्बर होता है, अमोनिया को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेता है। बिल्कुल यही ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। बाकी दूसरे ऑप्शन भी पढ़ लीजिए। अमोनिया इज अब्जॉर्ब इन हाइड्रोजन, अमोनिया जो होता है हाइड्रोजन में अब्जॉर्ब होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये दोनों अब्जॉर्ब नहीं होते। हाइड्रोजन इज इवापोरेटेड इन अमोनिया, ऐसा भी नहीं, अमोनिया इज इवापोरेटेड। ये सारे ऑप्शन जो है वो गलत है। तो करेक्ट आंसर जो होगा, देखिए अभी तक जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो कैसे पूछे जाते हैं बताइए। इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम में अब्जॉर्बेंट कौन होता है? तो ध्यान रखें वाटर होता है। रेफ्रिजरेंट कौन होता है? अमोनिया होता है। और हाइड्रोजन का क्या फंक्शन होता है? ये जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट यहाँ पर इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन किस में अब्जॉर्ब होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगा? वर्किंग से, जो कि हम ऑलरेडी इससे पहले शायद आई थिंक सेकंड या थर्ड क्वेश्चन था, वहां पर हम देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 16। ए हीट पंप इज यूज्ड टू हीट ए हाउस इन ए विंटर एंड देन रिजर्व टू ए कूल द हाउस इन ए समर। ठीक है, हीट पंप जो होता है वो रेफ्रिजरेटर की तरह भी काम कर सकता है। तो समर में कूल करने का काम कर रहा है और विंटर में ये हीट करने का काम कर रहा है। नेक्स्ट क्या बोला है? द इनसाइड टेम्परेचर ऑफ द हाउस इज टू बी मेंटेन्ड एट 200 डिग्री सेल्सियस। हाउस का टेम्परेचर हमें कितना मेंटेन करके रखना है? 20 डिग्री सेल्सियस। द हीट ट्रांसफर थ्रू द हाउस वॉल इज 7.9 किलो जूल पर सेकंड। जो हाउस की वॉल है उससे हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है? 7.9 किलोवाट, किलो जूल पर सेकंड है, मतलब ये किलोवाट हम इसको बोलेंगे। एंड द आउटसाइड टेम्परेचर इन विंटर इज 5 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द मिनिमम पावर अप्रोक्सीमेट रिक्वायर्ड टू ड्राइव द हीट पंप? अब देखिए सपोज हमारे पास ये हाउस है, इसका हमें टेम्परेचर मेंटेन करना है कितना? 20 डिग्री सेल्सियस, और इसके अंदर हीट आ रही है, किस रेट से हीट आ रही है? 7.9 किलोवाट रेट से आ रही है। ओके, तो अगर हम यहां पर इसको कनेक्ट करते हैं किससे? रेफ्रिजरेटर से। विंटर में द आउटसाइड टेम्परेचर जो है कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस है। तो 5 डिग्री सेल्सियस है, तो यहां पर अगर हमें टेम्परेचर ये मेंटेन करना है, इसका मतलब ये हीट यहां से रिजेक्ट हो रही है। अच्छा, हीट हमें यहां पर सप्लाई करना पड़ेगा ना? सही है, हीट यहां पर हमें सप्लाई करना पड़ेगा इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो व्हाट विल बी द मिनिमम पावर ड्राइव द हीट पंप? तो हीट पंप अगर हम यहां पर लगाते हैं, ये हीट पंप हमने लगा लिया, ये लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा और यहां पर भेजेगा। कितना भेजने की जरूरत पड़ेगी? यहां पर ये 7.9 किलोवाट आपको भेजने की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको कितना वर्क इनपुट करना पड़ेगा? मिनिमम वर्क इनपुट हमसे पूछा है। तो मिनिमम वर्क इनपुट कब होगा? जब ये एक रिवर्सिबल हीट पंप की तरह वर्क करेगा। और रिवर्सिबल हीट पंप की सीओपी कितनी होगी? इसकी सीओपी हम निकाल लेते हैं। सीओपी जो होगी क्या होगी? हायर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ हायर एंड लोअर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर कितना? 20, मतलब 293 केल्विन बन जाएगा। ये आपको बिल्कुल ऐसा नहीं कि वहां पर जोड़ने बैठ गए 20 को 273 में, ये प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप दिमाग में रहेगा। मतलब 20 आया तो 293 और 27 आया तो 300 केल्विन आपको लिखना है। इन दोनों का डिफरेंस आप लेंगे तो 15 बन जाएगा। तो ये सीओपी हमारे पास आ गया। सीओपी अगर हमारे पास आ गया, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो होगा ये होगा। तो ये क्या होता है? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 7.9, वर्क इनपुट हम यहां से निकाल लेंगे। तो 293 डिवाइडेड बाय 15, ये आप निकालें कितना आएगा? पहले आप कैलकुलेट कर ले। सीओपी 293 डिवाइडेड बाय 15 और
7.9 को आप डिवाइड कर दीजिए इससे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.40। वर्क इनपुट जो आएगा हमारे पास कितना आएगा, 0.40 किलोवाट। कितना आएगा, 0.40 किलोवाट, क्योंकि ये भी किलोवाट में। अब ऑप्शन ऐसा है क्या किलोवाट में नहीं, सब वाट में, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 से, तो ये बन जाएगा 404, मतलब ये 405 के आसपास आंसर आएगा। तो ऑप्शन बी जो होगा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में जबरदस्ती घुमाया गया था, आपको फालतू का डेटा दिया था समर में विंटर में कंफ्यूज करने के लिए। तो आप ध्यान रखें, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन भी यहां पर दिया हुआ है, इसको भी आप देख लें अगर जरूरत लगता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, ए रेफ्रिजरेटिंग मशीन हैविंग अ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू 2। एक रेफ्रिजरेटिंग मशीन है जिसका सीओपी हमें दे रखा है 2, इज यूज्ड टू रिमूव हीट एट अ रेट ऑफ 1200 किलो जूल पर मिनट। व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड फॉर दिस मशीन। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर रेफ्रिजरेटिंग मशीन अगर हमें बोल रखा है तो यहां पर हमें बोल रखा है कि इज यूज्ड टू रिमूव हीट एट द रेट ऑफ, मतलब ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है। ऐसा क्वेश्चन हम देख चुके हैं, ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें दे रखा है कितना, 1200 किलो जूल पर मिनट, और इसका सीओपी हमें दे रखा है, तो इसके लिए कितना पावर इनपुट हमें देना पड़ेगा ये हमें यहां से निकालना है। तो इसका सीओपी अगर हमें निकालना है तो सीओपी जो होगा क्या होगा, इसका सीओपी जो होगा ये होगा डिजायर इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, और यहां पर वर्क इनपुट हमें निकालना है, सीओपी 2 दे रखा है, डिजायर इफेक्ट 1200 किलो जूल पर मिनट, यहां पर किलो वॉट में है तो किलो जूल पर मिनट को आपको पहले किलो वॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर मिनट को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 60 से डिवाइड करेंगे 16 टू जा 120, तो ये 2 किलोवाट बन जाएगा आपका, 20 किलोवाट बन जाएगा। तो यहां पर आपको डिजायर इफेक्ट कितना लिखना है, 20 किलोवाट लिखना है, और वर्क इनपुट यहां से आपका आ जाएगा कितना, 20 डिवाइडेड बाय, आप यहां से निकाल सकते हो 2, तो 10 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। इतना स्पीड होना चाहिए आपको आपका एग्जाम में भी। ओके, तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में यूनिट देखें ध्यान से, क्वेश्चन किसका है ये भी आप ध्यान से पढ़ें तो आपका आंसर डेफिनेटली सही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, द रेफ्रिजरेटिंग एफिशिएंसी that is the ratio of actual COP to a reversible COP of a refrigerating cycle is 0.8। देखिए इसको एफिशिएंसी बोल दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब हमें अल्टीमेटली यहां पर दिया क्या है इसको आपको सोचना पड़ेगा। देखिए एक्चुअल सीओपी एक्चुअल और सीओपी क्या मैक्सिमम हम बोल सकते हैं, इन दोनों का रेशियो हमें दिया है 0.8, इसको रेफ्रिजरेटिंग एफिशिएंसी बोल दिया। तो आप ध्यान रखें अगर कल से एग्जाम में आता है कि रेफ्रिजरेटिंग एफिशिएंसी क्या होती है, तो आप ध्यान रखें कि रेफ्रिजरेटिंग एफिशिएंसी जो होता है एक्चुअल सीओपी होता है और जो रिवर्सिबल साइकिल की सीओपी होता है, इन दोनों का रेशियो, क्योंकि एक्चुअल जो रहेगा हमेशा इससे कम ही रहेगा तो इसकी वैल्यू जो रहेगी हमेशा एक से कम रहेगी, इसलिए इसको एफिशिएंसी बोल दिया। ये भी चीज हमें सीखने को मिली यहां से। चलिए आगे बढ़ते हैं, द कंडेंसर एंड इवापोरेटर टेम्परेचर आर 51 डिग्री सेल्सियस एंड -30 डिग्री सेल्सियस। तो कंडेंसर इवापोरेटर टेम्परेचर हमें दे रखा है, मतलब हायर टेम्परेचर दे रखा है 51 डिग्री सेल्सियस और लोअर टेम्परेचर हमें दे रखा है कितना, -30 डिग्री सेल्सियस। ओके, इफ द कूलिंग कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज 2.4 किलोवाट, व्हाट इज द वर्क रिक्वायर्ड। कूलिंग कैपेसिटी रेफ्रिजरेटर है तो अगेन हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, मतलब यहां से हीट निकाल रहे हैं। तो ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें दे रखा है, कितना दे रखा है इसको समझिए, 2.4 किलोवाट। तो यहां से सबसे पहले तो आप निकालिए क्या, मैक्सिमम सीओपी। तो मैक्सिमम सीओपी कितना होगा, सीओपी मैक्सिमम जो रहेगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तो ये क्या बनेगा, लोअर टेम्परेचर कितना, -30। तो 273 में से -30 करेंगे तो कितना बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए, 43 बनेगा। 273 -40 करेंगे तो आपका 233 बनेगा, सॉरी 233 बनेगा, और इन दोनों का डिफरेंस तो 51 और तो ये बन जाएगा 50, 60, 70, 80, 81, फिर 81 बन जाएगा। तो 233 में आप डिवाइड कर दीजिए किससे, 81 से,
तो ये बनेगा 2.87, तो ये हमारे पास आ गया 2.876। तो एक्चुअल कितना आ जाएगा, 0.8 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्चुअल हमारे पास आ गया कितना, ये आ गया 2.30, ये एक्चुअल सीओपी आ जाएगा। एक्चुअल सीओपी आ गया, तो सीओपी जो होता है क्या होता है, डिजायर इफेक्ट मतलब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, और ये हमें दे रखा है कितना 2.4, ये 2.4 है, तो वर्क इनपुट हम निकाल लेंगे। तो 2.4 में आप डिवाइड कर दीजिए किससे, सीओपी से, तो डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1.04। तो वर्क इनपुट जो आएगा हमारे पास, इट विल बी 1.04 किलोवाट। तो नियरेस्ट ऑप्शन जो होगा क्या होगा, डेफिनेटली ऑप्शन ए ही होगा। 1 किलोवाट यहाँ पर हमसे बोल रखा है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को देख के आपको घबराना नहीं, बस सॉल्व करना स्टार्ट करना और जो बोल रखा है उसके अकॉर्डिंग चलते जाना, तो आपका आंसर आ जाएगा। यस, 1 किलोवाट क्या होगा, इसका आंसर होगा। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ ए कोल्ड स्टोरेज इज -2 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम द सराउंडिंग, द एम्बिएंट टेम्परेचर इज -40। तो लोअर टेम्परेचर हमें दे रखा है -2 डिग्री सेल्सियस और हायर टेम्परेचर हमें दे रखा है कितना 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, हीट लीक इनटू ए कोल्ड स्टोरेज एट 30 किलोवाट। ये कोल्ड स्टोरेज है, इसमें हीट आ रही है, कितना आ रही है 30 किलोवाट हीट आ रही है। तो इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यहां से इतना हीट को हमें निकालना पड़ेगा। ओके, इफ द एक्चुअल सीओपी ऑफ ए प्लांट इज 1/10 ऑफ द मैक्सिमम सीओपी पॉसिबल। तो सबसे पहले तो आप इस प्लांट की मैक्सिमम सीओपी निकाल लें। मैक्सिमम सीओपी जो होगी, बिल्कुल सोचना नहीं, लोअर टेम्परेचर -2 मतलब 273 -2 मतलब 271, 271 डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 42, ये हो जाएगा। ओके, तो एक्चुअल सीओपी जो रहेगा, एक्चुअल सीओपी जो रहेगा ये कितना रहेगा, इसका 10% रहेगा। तो आप 271 डिवाइडेड बाय 42 मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/10 का, एक्चुअल सीओपी आ गया। अब क्या पूछा है, देन व्हाट विल बी द पावर रिक्वायर्ड टू पंप आउट द हीट टू मेंटेन द कोल्ड स्टोरेज टेम्परेचर -2। यहां पर आपको एक रेफ्रिजरेटर लगाना पड़ेगा, इसमें आपको कुछ पावर इनपुट देना पड़ेगा। तो ये इस हीट को पंप आउट करने के लिए, पंप आउट मतलब समझो यहां से इस हीट को निकालना पड़ेगा ना -2 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करने के लिए। ये जो टेम्परेचर है इसका -2 डिग्री सेल्सियस, इसके अंदर इतनी हीट आ रही है, तो ये टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यहां से कुछ हीट को हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो ये कितना हीट निकालना पड़ेगा, यहां से 30 किलोवाट ही निकालना पड़ेगा। तो कितना पावर इनपुट करना पड़ेगा, तो ये निकाल सकते हैं। सीओपी हमें पता चल गया, तो ये क्या रहेगा, डिजायर इफेक्ट कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और ये पावर इनपुट हम यहां से निकाल लेंगे। कैलकुलेट करिए, ऐसा नहीं कि एक एक स्टेप आप करने बैठ गए। एक एक स्टेप अगर आप करने बैठ गए तो फिर समय की बर्बादी होगी, और आप जो क्वेश्चन में समय चाहिए उसमें आप समय नहीं दे पाएंगे। तो इसी तरह आप अगर प्रैक्टिस करते रहें तो काफी कम समय में आप ये इस तरह के क्वेश्चन बना पाएंगे। तो यहाँ से पावर इनपुट जो हमारे पास आएगा, ये आप खुद भी कैलकुलेट करके देखें, खुद के कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करके देखें, तभी प्रैक्टिस होगी। ऐसा नहीं कि आंसर आपने देख लिया तो हाँ बना लेंगे। 46.49, तो ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या, यस 46.5 किलोवाट है। तो नियरेस्ट आंसर पर आपको जाना है हमेशा। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर हमें पता चल गया। मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। क्या है क्वेश्चन, ए रेफ्रिजरेटर ऑपरेट्स बिटवीन द टेम्परेचर -23 एंड 27 डिग्री सेल्सियस। -23 मतलब आप याद रखें, इस वैल्यू को दिमाग में रख लें, 250 केल्विन, और 23 मतलब 300 केल्विन, इन दोनों के बीच में वर्क कर रहा है। इफ 1 TR इज इक्वल टू 3.5, ये तो हमें पता ही है। The minimum power required per TR to operate the refrigerator। ये per TR मतलब क्या है, ये कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी है, यही आपका क्या है, डिजायर इफेक्ट है। तो 1 TR कैपेसिटी के लिए कितना मिनिमम पावर इनपुट आपको देना पड़ेगा। तो सीओपी यहां से निकाल लीजिए, मैक्सिमम सीओपी। तो मैक्सिमम सीओपी कितना बनेगा, यहां पर लोअर टेम्परेचर 250, इन दोनों का डिफरेंस 50, तो यहां पर सीओपी आ जाएगा 5। सीओपी अगर हमारे पास 5 आ गया, तो सीओपी क्या होता है, डिजायर इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, और डिजायर इफेक्ट कितना बोल रखा है यहां पर 1 TR। 1 TR मतलब 3.5, ये भी ध्यान रखें।
तो यहां से वर्क इनपुट जो आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 3.5 को आप डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा मिनिमम वर्क इनपुट। इस तरह की क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस करके जाएं, ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। तो ये बनेगा आपका 0.7 किलोवाट। तो करेक्ट आंसर जो होगा क्या होगा, ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये टोटल 20 क्वेश्चन हमने देखे इस सेशन में। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, और सेशन पसंद आया है तो जरूर आप कंटिन्यूसली देखते रहें, सेशन से डेफिनेटली आप लोगों को फायदा मिलेगा। ओके, और सेशन में ज्वाइन होने के लिए थैंक यू वेरी मच। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और सेशन अगर आपको पसंद आया तो डेफिनेटली इसको आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर मेंशन करें। सेशन की पीडीएफ के लिए मस्ट ज्वाइन आवर पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप AEC प्लस ऐप एंड वाईटी डिस्कशन चैनल। सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, टेक केयर।